गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अमन सर आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। दोस्तों आज का ये जो टॉपिक होगा वो कलेक्टिव नाउन का होगा। पिछला जो टॉपिक था वो भी कलेक्टिव नाउन का था, लेकिन आज का टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा ही कंपटीशन में पूछता है। तो जल्दी से फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच और उनको इनवाइट कीजिए, अपने ग्रुप में स्टडी कीजिए और नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए तो आज की ये जो लाइव क्लास है वो स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन है वो तीसरा वो कौन सा टाइप है। ठीक है, एक एक चीज़ को कायदे से पढ़ेंगे और इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहला एक कौन सा टाइप होगा, तो दोस्तों ये जो टाइप होगा वो थर्ड वाला होगा। कौन सा टाइप होगा, तो ये थर्ड वाला टाइप होगा। और थर्ड वाला टाइप क्या है, तो आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो टॉपिक है वो दोस्तों वो कलेक्टिव नाउन का है। ठीक है, और कलेक्टिव नाउन जो होता है उसको हम तीन मेथड से पढ़ते हैं। ठीक है, कितने सारे मेथड्स हैं, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 3 मेथड्स हैं। कितने सारे मेथड्स हैं, 3 मेथड्स। पहला दूसरा हम कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो में, अब ये तीसरा जो है हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, जितने लोग अभी जुड़े हैं सबको गुड इवनिंग। और कॉपी पेन लेके बैठा करिए, केवल वीडियो एक मूवी की तरह मत देखिए, इसको एक क्लास की तरह आप समझिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले पढ़ चुके हैं तो हम यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों फैमिली। क्या स्टार्ट करते हैं, फैमिली। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, देन व्हाट शुड बी योर आंसर। अगर आपसे पूछा गया कि आपके फैमिली में कितने सारे मेंबर्स हैं, तो आप आंसर क्या करोगे। आंसर करोगे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 15 है, 10 है, 8 है, जितने रहेंगे उतने बताएंगे। तो फैमिली होना इसका मतलब है कम से कम 2 या अधिक लोगों का होना। पति पत्नी और उसके बच्चे, माता पिता और उसके बच्चे, क्या होती है वो, फैमिली होती है। तो फैमिली होने के लिए कम से कम 2 से अधिक लोगों का होना जरूरी है। अगर यहाँ पे फैमिली हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पार्टी। क्या लिख सकते हो, पार्टी। एक आदमी से पार्टी नहीं बनती है, और एक आदमी से अगर पार्टी नहीं बनेगी तो दोस्तों क्या एक आदमी से पार्लियामेंट बनेगा। उसमें तो अधिक सारे मेंबर्स बैठते हैं पार्लियामेंट में, यानी कि संसद में। यहाँ पे अगर पार्लियामेंट हो गया तो दोस्तों जहाँ पे विधायक बैठते हैं यानी कि MLAs बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, असेंबली। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक और शब्द आता है जिसको आप लोग बोलते हो कमीशन। कमीशन का मतलब होता है आयोग। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जितने सारे कमीशंस होते हैं उसमें नंबर ऑफ पर्संस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कमीशन के बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया असेंबली। ठीक है, असेंबली का भी मतलब होता है सभा। यहाँ पे दोस्तों आ गया काउंसिल। क्या गया, काउंसिल का मतलब परिषद होता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आ गया कमेटी। क्या गया, यहाँ पे आ गया कमेटी। कमेटी का मतलब एक समिति होता है, और कोई भी अगर कमेटी बनाई जाती है दोस्तों तो उसमें नंबर ऑफ पर्संस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इन सारे चीजों को आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों क्राउड की, तो क्राउड का मतलब होता है भीड़, और एक आदमी से भीड़ नहीं बनती है। भीड़ अगर बनाना है तो उसके लिए लोगों का अधिक होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है MOB, मॉब। ठीक है, मॉब का मतलब यहाँ पे आप मोबाइल नंबर ना समझिएगा, आप यहाँ पे समझिएगा एंग्री मॉब। और मैंने जानबूझ के एक स्लैंग बोला है एंग्री मॉब। एंग्री का मतलब क्रोधित होता है और मॉब का मतलब भीड़ होता है। तो एंग्री मॉब कभी एक साथ इस्तेमाल नहीं होता है। मॉब का मतलब ही होता है उत्तेजित भीड़, जो कहीं पे दंगा फसाद कर सकती है, कहीं पे राइट्स कर सकती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ गया यहाँ पे JURY, जूरी। जूरी का मतलब होता है जुडिशियरी, यानी ए ग्रुप ऑफ जजेस। जजों का जो पैनल होता है उसको हम लोग बोलते हैं जूरी। ठीक है, उसके बाद होता है दोस्तों CREW, क्रू। क्रू का मतलब होता है एक ट्रेंड ग्रुप ऑफ सेलर्स। नाव चलाने वाले जो ट्रेंड लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रू। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने ले लिया आर्मी। क्या ले लिया, आर्मी। एक आदमी से दोस्तों आर्मी नहीं बनेगी, आर्मी बनाना है तो अधिक सारे लोगों का होना जरूरी है, बहुत सारे सोल्जर्स का होना यहाँ पे क्या है, जरूरी है। ठीक है, आर्मी हो गया दोस्तों। ऐसे ही ये जितने सारे कलेक्टिव नाउन है, ये जितने सारे हैं वो सब के सब क्या है, वो सब के सब
कलेक्टिव नाउन है, सबके सब क्या है, सबके सब एक ग्रुप ऑफ पर्संस है। अगर दोस्तों ये ग्रुप ऑफ पर्संस है तो आपको ये बताना होगा कि इस पे क्वेश्चंस किस तरीके से आएगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे और कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इत्मीनान से सॉल्व करते हैं। कभी भी दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, इस टाइप के, क्योंकि कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था तो कलेक्टिव नाउन में मैंने 2 टॉपिक्स पढ़ाया था। एक तो एक ग्रुप ऑफ पर्संस था और दूसरा था एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अगर एक ग्रुप ऑफ पर्संस की बात की गई उसमें क्या था, वो 4 स्टेप में आया, ए आया, ग्रुप आया, ऑफ आया, उसके बाद पर्संस आ गया, तो 4 स्टेप में था। एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स आप लोगों ने पढ़ा, वो भी 4 स्टेप में था, जिसमें चौथा वर्ड्स प्लूरल हो रहा था। लेकिन यहाँ पे इतने ही सारे शब्द हैं और इतने ही सारे शब्दों को आपको यूज करना है कि वो सिंगुलर फॉर्म में है या फिर प्लूरल फॉर्म में है, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से एक एक लोगों का कमेंट मैं देखता हूँ बाद में। ठीक है, जितने भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा मैनेज करेंगे। शुरुआत में चीज़ें जब स्टार्ट होती हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे ही स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे वो चीज़ें इंप्रूव होने लगती हैं, तो परेशान नहीं होना है। अब आपसे पूछेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप क्या बताओगे। तो सबसे पहले आप ये समझना कि इसके कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसके 2 सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सारे के सारे आपको किस फॉर्म में दिखाई देंगे, तो ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, ये सारे के सारे नाउन्स सिंगुलर होते हैं। ठीक है, और इसका एक और कॉन्सेप्ट है, इसका एक और कॉन्सेप्ट है, और दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा कि ये कॉन्सेप्ट है प्लूरल। ठीक है, ये कैसे नाउन होते हैं, ये प्लूरल नाउन होते हैं। अब जरा मेरे हिसाब से आपका जो कंफ्यूजन है वो कम नहीं हुआ होगा, आपका कंफ्यूजन अब बढ़ा होगा कि सर आपने लिखा है कि ये सिंगुलर होता है, फिर आप लिख रहे हैं कि ये प्लूरल होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कब सिंगुलर है और कब प्लूरल है, ये भी देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, यहीं पे मेन चीज है। अगर इससे यूनिटी का बोध होता है, अगर यूनिटी का मतलब होता है एकता, अगर एकता का बोध हो, अगर दोस्तों एकता का बोध हो, तो ये मान के चलना कि क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है, ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है। और अगर ये भी ना पता चले कि ये कब यूनिटी है, तो आप समझना कि जो अपना के लिए इस्तेमाल करता है पॉजेसिव केस, अगर यहाँ पे कभी इट्स आया हुआ है, अगर सेंटेंस में, दोस्तों मैं एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो कि इंग्लिश का कोई सेंटेंस लिख दिया है और आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसका मीनिंग आप नहीं समझ पा रहे हो, फिर भी एग्जाम में बैठे हो, तो क्वेश्चन तो करना है, और अगर क्वेश्चन करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो ध्यान से सुनना। अगर आपको एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, यूनिटी है कि डिवाइडेशन है, क्या है, आप एकदम नीट-बट्टा सन्नाटा है, फिर भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो ये ध्यान देना, अगर इसमें से कोई भी अगर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ हो क्वेश्चन में, ठीक है, अगर इसमें से कोई भी आया हो और उस क्वेश्चन में अगर इट्स का इस्तेमाल दिया गया हो, इसका मतलब है कि इट्स नहीं दिया, इसका मतलब उसमें क्या रही होगी, यूनिटी रही होगी, और यूनिटी है इसका मतलब नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर। और यदि सिंगुलर होगा तो जो ऑक्सिलरी वर्ब लगाइएगा वो भी कैसी लगाएंगे आप, सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि ये प्लूरल फॉर्म भी है, तो प्लूरल फॉर्म में तब होगा दोस्तों जब इसे डिवाइडेशन का बोध होगा, और डिवाइडेशन का मतलब होता है बंटवारा। जब इसे बंटवारा का बोध हो, किसका बोध हो दोस्तों, जब इसे बंटवारा का बोध हो, तो ये समझना कि अब वो सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होगा, अब वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है और आपको नहीं समझ में आया कि ये डिवाइडेशन है, तो आप ये भी ध्यान देना कि अपना के लिए अगर सेंटेंस में कभी देयर दिया है तो आपको समझना होगा कि वहां पे डिवाइडेशन है और वो काम कैसा कर रहा है, प्लूरल। और अगर प्लूरल है तो आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब लगाने की बात आएगी दोस्तों, वो ऑक्सिलरी वर्ब भी आप कैसा इस्तेमाल करोगे, तो ऑक्सिलरी वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, यूनिटी है कि डिवाइडेशन है, तो दोस्तों जो मैंने ट्रिक बताया उस ट्रिक को फॉलो करिएगा, आपका क्वेश्चन एकदम 100% करेक्ट होगा। मैंने बोला, एक बार और ध्यान से सुनिए, मैंने बोला अगर इसमें से अगर एक भी कोई कलेक्टिव नाउन आ गया, अगर आप सेंटेंस पढ़ रहे हो और उस सेंटेंस में इसमें से अगर कोई एक वर्ड दिखाई दे गया, तो आप देखना कि उस सेंटेंस में इट्स है कि नहीं। अगर इट्स है इसका मतलब उस सेंटेंस में यूनिटी रही होगी,
यानी उस कलेक्टिव नाउन में यूनिटी रही होगी और वो कलेक्टिव नाउन किस फॉर्म में यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। लेकिन अगर आपको देयर दिख गया, इसका मतलब है कि उसमें डिवाइडेशन रहा होगा और वो कैसा हो जाएगा, प्लूरल। और हेल्पिंग वर्ब किस फॉर्म में यूज करोगे, प्लूरल फॉर्म में यूज करोगे। आई बात समझ में? ठीक है, अगर ये बात समझ गए आप लोग तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया? और अगर क्लियर नहीं हुआ तो डाउट अगर बढ़ गया तो भी बताना है, ठीक है। नहीं बता सकते आप लोग तो मैं बता रहा हूं। आप ये भी ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पे दोस्तों इट्स है तब तो सिंगुलर हो गया, अगर देयर है तब तो प्लूरल हो गया। लेकिन अगर इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें ना इट्स हो ना देयर हो, फिर और इसमें से कोई एक कलेक्टिव नाउन आया हो, तब आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है? ठीक है, तो सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लिखा होगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल फॉर्म में है। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं जरा इसको क्वेश्चन के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ कैसे आप इस पे क्वेश्चन करोगे, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका क्वेश्चंस भी कराते रहिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ, आप बस ध्यान से देखो, ठीक है। अब जरा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए माई फैमिली, ठीक है, उसके बाद आ गया हैज और यहाँ पे आ गया हैव, ठीक है, उसके बाद आ गया टेकन, उसके बाद दोस्तों आ गया इट्स और उसके बाद आ गया डिसीजन। ये पहला क्वेश्चन मैंने दे दिया। और पहला क्वेश्चन अगर दे दिया तो मैं 4-5 क्वेश्चन लिखता हूं, जरा उसको ध्यान से देखिए। अगर यहां पे दे दिया माई फैमिली, माई फैमिली, यहां पे हैज भरना है और यहां पे दोस्तों भरना है हैव, ठीक है। उसके बाद आ गया डिवाइडेड ओवर, उसके बाद आ गया देयर ओपिनियन। आपको ये क्वेश्चन करना है और सारा क्वेश्चन मैं ही करके बताऊंगा, ठीक है। आप बस केवल समझते जाइए कि स्टेप वाइज कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन ले लिया जाए, अगर फैमिली हो गया ना, अगर यहाँ पे क्वेश्चन फैमिली पे ही मैं बात करता हूँ, अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ गया माई फैमिली, दोस्तों यहाँ पे आ गया इज और यहाँ पे आ गया आर, उसके बाद आ गया नॉट एग्री, आ गया नॉट एग्री, ठीक है, विथ, उसके बाद आ गया दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया। अब जरा यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं और यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया माई फैमिली, माई फैमिली, दोस्तों यहाँ पे मैं इस करता हूं और यहाँ पे करता हूं आर, ठीक है। उसके बाद आ गया डिसएग्री, ठीक है, डिसएग्री विथ, और उसके बाद क्या आ गया दिस। ये चौथा क्वेश्चन आ गया। और सारे क्वेश्चन में आप देखोगे एक ही कलेक्टिव नाउन मैंने यूज किया है और वो कलेक्टिव नाउन कैसे परफॉर्म करेगा आप जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। अब ये जरा यहाँ पे आ गया 5 बार। अगर यहाँ पे आ गया माई फैमिली, माई फैमिली, ठीक है, यहाँ पे आ गया इज और यहाँ पे आ गया आर, उसके बाद आ गया एग्री विथ और उसके बाद क्या आ गया दिस। दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया 5 और इस 5 क्वेश्चंस के थ्रू हम कलेक्टिव नाउन के इस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन कैसे काम करता है, उसका फंक्शन कैसे होता है, ठीक है। अब जरा याद देखो यहाँ पे क्या आ गया फैमिली, यहाँ पे आ गया फैमिली, यहाँ पे आ गया फैमिली, यहाँ पे फैमिली और यहाँ पर फैमिली। इसका मतलब है कि यहाँ पे जहां भी लिखा है वो सब का सब क्वेश्चन क्या है, वो सारा का सारा क्वेश्चन दोस्तों फैमिली पे है, ठीक है। और आप सबको पता है कि फैमिली सिंगुलर भी होता है और फैमिली प्लूरल भी होता है। दोस्तों अभी मैंने बोला कि इस प्रकार के कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होते हैं और इस प्रकार के कलेक्टिव नाउन दोस्तों कैसे होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे ऑप्शन भरना है, आपके पास ए का ऑप्शन है, यहाँ पे बी का ऑप्शन है, यहाँ पे ए का ऑप्शन है, बी का ऑप्शन है, यहाँ पे ए का ऑप्शन है, बी का है, यहाँ पे ए का ऑप्शन है, बी का है और यहाँ पे ए ऑप्शन है और क्या है, बी है। आप सबको पता है कि अगर यूनिटी रही होगी तो हैज होगा, डिवाइडेशन रही होगी तो हैव होगा, अगर यूनिटी है तो इज होगा, डिवाइडेशन है तो आर होगा। तो ये सारा फंक्शन आप कैसे समझोगे, ये सारा फंक्शन आप कैसे समझोगे, ठीक है। तो ध्यान से, बड़े इत्मीनान से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, तो ऐसी गलती दोबारा ना हो इस पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे करूँ कि यहाँ पे मैंने कहा कि कभी भी एक क्वेश्चन में, कभी भी अगर आपको ये सेंटेंस में ये दिखाई दे रहा हो
अगर ये दिखाई दे रहा हो तो आप यहाँ पे सोचने की कोशिश करें, यहाँ पे देखने की कोशिश करें कि यहाँ पे इट्स है कि नहीं। अगर इट्स है इसका मतलब है कि उसमें यूनिटी रही होगी, वो सिंगुलर होगा, फिर प्लूरल नहीं होगा। यहाँ पे फैमिली के साथ क्या लगाओगे आप, यहाँ पे फैमिली के साथ हैज लगाओगे, ठीक है, इसको देख के। लेकिन अगर वही फैमिली है, यहाँ पे वही ऑप्शन हैज और हैव का है, यहाँ पे हैज लगा दिया है और अब देखता है कि यहाँ पे क्या लगाते हैं। अगर यहाँ पे इट्स था तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, देयर। अगर देयर आया तो आपको अभी बताया गया कि अगर देयर है इसका मतलब उसमें डिवाइडेशन है, और डिवाइडेशन होने का मतलब वो प्लूरल फॉर्म में जाएगा। इसका मतलब अब हैज गलत हो गया और हैव क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो बस इसको और इसको देखते रहिए, सिंगुलर प्लूरल में उसको डिवाइड करते रहिए। अब जरा आगे मैंने कहा कि अगर इट्स होगा तब तो आइडेंटिफाई करना इजी होगा कि वो सिंगुलर फॉर्म में है, और अगर देयर होगा तो आइडेंटिफाई करना इजी होगा कि वो प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन अगर यहाँ पे ना इट्स हो ना देयर हो, फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल फॉर्म में है, यूनिटी है कि डिवाइडेशन है। तो एक काम करिए, आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा गया है नॉट एग्री। नॉट एग्री सहमत नहीं है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब है सहमत नहीं है। अगर कोई भी फैमिली अगर आपस में सहमत नहीं है, इसका मतलब है कि उसमें यूनिटी है कि डिवाइडेशन है, डिवाइडेशन है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, आर होगा। ठीक है, कितना इजी है, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। अब जरा बात करते हैं, यहाँ पे नॉट गायब कर दिया, यहाँ पे नॉट था तो एग्री नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे आ गया डिसएग्री। अगर दोस्तों डिसएग्री आ गया इसका मतलब कि वो असहमत है। क्या है, ये असहमत है। अगर दोस्तों असहमत होते हैं इसका मतलब फिर भी उसमें यूनिटी नहीं है, और अगर यूनिटी नहीं है तो फिर यहाँ पे कभी इस नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, आर होगा। ये एकदम आसान होता है, बस आप देखने की कोशिश तो करो, वर्ड टू वर्ड आगे बढ़ोगे तो फाइंड आउट करना गलती एकदम इजी होगा। ठीक है, चलिए अब जरा यहाँ पे आ गया दोस्तों एग्री। माई फैमिली वही है और यहाँ पे आ गया एग्री। अगर दोस्तों यहाँ पे एग्री लिखा है इसका मतलब है कि यहाँ पे यह सहमत है, और अगर सहमत है दोस्तों तो सहमत है इसका मतलब उसमें यूनिटी है, और यूनिटी है इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर इज होगा, आपका आंसर आर नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि कलेक्टिव नाउन का परफॉर्मेंस, कलेक्टिव नाउन का जो नेचर होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, किस तरीके से वो बिहेव करता है, उसका फंक्शन कैसे काम करता है, बस इजी है। इट्स दिख गया इसका मतलब यूनिटी है, देयर दिख गया इसका मतलब डिवाइडेशन है, और अगर कुछ भी नहीं रहा तो कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये सिंगुलर फॉर्म में है कि फिर प्लूरल फॉर्म में है, यूनिटी है कि डिवाइडेशन है। ठीक है, तो दोस्तों कलेक्टिव नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। कलेक्टिव नाउन का जो कॉन्सेप्ट है इसका प्लूरल बनाने के लिए अलग से आपको एस, ई एस और आई एस जोड़ने की जरूरत नहीं है। यूनिटी और डिवाइडेशन के बेस पे आप इसको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में क्या करोगे, चेंज करोगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये वाली जो क्लास है आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी। आप इसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और अगर फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में कंपाउंड नाउन के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।